हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम और आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके यूपी पीसीएस के मेंस सिलेबस में बदलाव आ गया है और पेपर 4 के नाम पे ऐड हो गया है एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड। सबसे पहले हिंदी माध्यम के परीक्षार्थियों के लिए एक छोटी सी सूचना रहेगी कि आपके जितने भी लेसन्स अभी तक आए हुए हैं, 6 लेसन्स मुझे लगता है कि अभी तक आ चुके हैं, तो इसके आगे के जो भी हैं ना वो जल्दी ही आ जाएंगे आप सबके पास। आप उसके लिए निराश ना हो और मुझे कुछ इधर उधर भला बुरा ना माने, ठीक है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लेक्चर्स भी इन्हीं के साथ ही चलते रहें, लेकिन ट्रांसलेटर्स अभी थोड़ा बिजी हैं या तो अभी अवेलेबल नहीं है कि इनको ट्रांसलेट कर पाएँ, तो इसीलिए 2-4 दिन का और गैप हो सकता है। उसके बाद आप सबके लिए भी ये सारे लेक्चर्स आ जाएंगे। बात करते हैं कि हम अभी डिस्कस क्या कर रहे हैं। पब्लिक सिविल सर्विस वैल्यूज़ एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपका सेकंड लास्ट यूनिट है आपके सिलेबस का, उसको डिस्कस कर रहे हैं और ये इस यूनिट का लास्ट लेसन होगा। लेसन 12 मतलब लेसन 10, 11 और 12 जो है वो इसी यूनिट पे बेस्ड था। तो जो 12 वाला लेसन है उसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं एक बार मैं समराइज़ कर देता हूँ। आपको याद होगा कि लेसन 11 में हमने एकदम एंड में बात की थी एथिकल गवर्नेंस की। तो एथिकल गवर्नेंस को कैसे स्ट्रेंथन करते हैं उसके लिए ओईसीडी कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने 12 पॉइंट गाइडलाइंस दिए हैं। उन 12 पॉइंट गाइडलाइंस को पढ़ेंगे कैसे कि जिससे हम लोग अपना ये गवर्नेंस मजबूत कर सकते हैं, एथिकल गवर्नेंस को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। इसके बाद आज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग इंटरनेशनल एथिक्स के नाम से जानते हैं। और इंटरनेशनल एथिक्स से आप एक क्वेश्चन अपने एग्जाम में ज़रूर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी ध्यान रहे कि जो आज की केस स्टडी होगी वो भी इंटरनेशनल रिलेशन से ही रिलेटेड होगी। आपको मैं बना दूंगा प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर बन के आप मोदी बन के आप अपने डिसीजंस लेने के लिए कुछ देर के लिए सोचिएगा कि कैसे डिसीजंस आपको लेने हैं, क्या प्रेशर होता है, और उसके अकॉर्डिंग आंसर करने की कोशिश करिएगा। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा आज का, वो होगा कॉरपोरेट गवर्नेंस का। तो कॉरपोरेट गवर्नेंस भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हो सकता है अभी आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता हूँ, लेकिन गारंटी देता हूँ कि अभी लेक्चर के ख़त्म होते होते इन सब के कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में अच्छे से बन जाएंगे। इसके बाद जो हम एक सिविल सर्वेंट की बात करते हैं हमेशा, तो आज के जो भी सिविल सर्वेंट हैं वो हैं हमारे अमरजीत सिंह। और अमरजीत सिंह 82 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं और अभी भी ये चेयरमैन हैं हमारे गुजरात रेरा के, मतलब रेगुलेशन रेरा मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, रियल इस्टेट वाला, रियल इस्टेट क्या बोलते हैं उसको, रेगुलेशन अथॉरिटी। तो रियल इस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी जो है गुजरात की, उसके चेयरमैन हैं ये अभी भी। तो उससे रिलेटेड पूरा जो इनका जो भी काम था, एक्चुअल में इनका काम तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट से कम करने से रिलेटेड है। तो इनके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे कि इनसे हमको क्या क्या सीखने को मिलने वाला है। तो ये पूरा डिस्कशन था। और छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये भी होगी कि हमारा जो भी पेड ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 10 जनवरी से एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट होने जा रहा है जिसके अंदर मैं पेपर 1, 2 और 3, 4 कॉन्टीन्यूसली इनके क्वेश्चंस पोस्ट करूंगा अल्टरनेट डेज पे, और उसी दिन सेम डे आपको फीडबैक मिल जाएगा। तो ये एक बहुत स्पेशल इनिशिएटिव है जिसमें आपको फीडबैक उसी दिन मिल जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हो, डेली इंप्रूव कर सकते हो और डेली अपने क्वेश्चंस, अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसके चलते ये एक स्पेशल इनिशिएटिव ली गई है। जो भी ऑलरेडी मेंबर्स हैं वो इसका फ़ायदा उठा ही रहे हैं। जो भी नए मेंबर्स ज्वाइन करना चाहते हैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा लिंक दिया हुआ है, उसको आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहला टॉपिक है आज का, स्ट्रेंथनिंग ऑफ मोरल एंड एथिकल वैल्यूज़ इन गवर्नेंस। इसमें क्या होगा कि जो भी ओईसीडी कंट्रीज़ हैं, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की जो भी कंट्रीज़ हैं, उन्होंने एक 12 लाइन का सेट ऑफ 12 रिकमेंडेशन इन्होंने इसी कॉन्टेक्स्ट में पेश किया है। बहुत ईजी से हैं, इनको केवल एक बार आप पढ़ लेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। और इवन आप भी अगर अपने लेवल पे बैठ के अगर सोचेंगे कि एथिकल गवर्नेंस को कैसे हम टैकल कर सकते हैं, तो ये सारे पॉइंट्स आपके मन में भी आ जाएंगे। बहुत स्पेशल नहीं है, बस एक बार आप जान लीजिए कि कभी भी आपको कुछ भी रिकमेंड करना हो और अपने आंसर में लिखना हो तो आप इसको ओईसीडी के 12 रिकमेंडेशन के सेट ऑफ प्रिंसिपल से आप ऐड करके अपने आंसर को इन्हेंस कर सकते हैं, थोड़ा एक वेट बढ़ा सकते हैं अपने आंसर का। सबसे पहला, एथिकल स्टैंडर्ड फॉर पब्लिक सर्विस क्लियर होना चाहिए। अब ये कोई नई बात तो नहीं है, ऑब्वियसली एथिकल स्टैंडर्ड जो है वो पब्लिक सर्विस के लिए क्लियर होने चाहिए और ये जो भी लीगल फ्रेमवर्क है उसको रिफ्लेक्ट करने चाहिए कि हमेशा जो भी इनका काम हो वो लीगल फ्रेमवर्क के अंदर ही हो, उसके बाहर जाके कोई भी इलीगल वर्क फ्रेम के अंदर नहीं काम कर रहा है। एथिकल गाइडेंस शुड बी अवेलेबल टू पब्लिक सर्वेंट्स। जो भी एथिकल गाइडेंस है
वो पब्लिक सर्वेंट्स के पास अवेलेबल होनी चाहिए। बिल्कुल सिंपल सा है, मतलब कुछ भी स्पेशल नहीं है इसमें। जो भी स्पेशल होगा वो अगला इंटरनेशनल एथिक्स से आएगा। तो इवन मैं इसको आप चाहो तो स्किप कर देता हूँ। बस आप देखो, इसमें मैं बता देता हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट है। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप पॉज करके इनको एक बार पढ़ लेना केवल। ये 12 पॉइंट्स हैं। 12 पॉइंट्स में देखो, आपको जो आंसर में समझने की बातें हैं ना, वो इतनी सी है कि जब भी आप एथिकल गवर्नेंस की बात करते हो तो आपको आपके पास 3 से 4 स्टेक होल्डर्स रहते हैं। उन तीनों चारों स्टेक होल्डर्स के ऊपर आप डिस्कस कर लो। सबसे पहले एज ए पब्लिक सर्वेंट, सॉरी, सबसे पहले तो आप एक मतलब पूरा जो पब्लिक सर्विस होता है उसके ऊपर आप एक बार चर्चा करो कि उसके लिए एथिकल गवर्नेंस का क्या मतलब है, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। उसके बाद बीइंग एन पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट मतलब जब भी आप, मतलब पब्लिक सर्विस का क्या मतलब है कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उसके अंदर आ गया। लेकिन पब्लिक सर्वेंट में मतलब जो उसके अंदर कार्यरत लोग हैं उनका बात करते हैं। तो उनको कैसे रिएक्ट करना चाहिए, पब्लिक सर्वेंट को क्या ऑब्लिगेशंस हैं, क्या राइट्स हैं, ये सब बता दो आप। फिर उसके बाद पॉलिटिक्स से रिलेट करके बता दो कि कैसे पॉलिटिकल कमिटमेंट होनी चाहिए इसी इन सब चीज़ों को इन्फोर्स करने के लिए पब्लिक सर्वेंट से क्या रिलेशन है। उसके बाद जो अगला स्टेक होल्डर है उसमें वो आते हैं प्राइवेट सेक्टर्स। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स जितने भी हैं कि एथिकल गवर्नेंस में जितना ये लोग हेल्प कर रहे हैं उसके लिए आप बता दो। उसके बाद जो कंपनी को चलाने वाले मैनेजर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं या फिर जितने भी मैनेजमेंट ग्रुप के लोग होते हैं उनका एक बार जिक्र कर दो कि एथिकल गवर्नेंस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। उसके बाद अब कॉमन तरीका से कि पब्लिक सर्विस कंडीशन के मैनेजमेंट की बात हमने कर ली। उसके बाद ये कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और जो भी प्रोसीजर्स हैं वो अप्रोप्रिएट होने चाहिए और कोई मिसकंडक्ट नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट। बस आप इसमें 3 से 4 बात यही याद रखो कि जब भी एथिकल गवर्नेंस को आप डील कर रहे हो तो उसमें आप इन 3 4 5 जो भी स्टेक होल्डर्स आपको दिख रहे हैं, इवन पब्लिक भी है यहाँ पे, तो इन सब का भी आप ध्यान दे दो और उसके अकॉर्डिंग आप लिख लो। इससे अच्छा तो आगे के मेजर्स हैं, मैं बताता हूँ, जैसे कि रिस्क रिव्यू है। आप इसको अपने आंसर में कैसे लिख सकते हो कि आपको पता है कि देखो, रिस्क को रिव्यू करना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ऐसे एरियाज़ को पहचानना जहाँ पे रिस्क है, जहाँ पे रिस्क होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, तो उसमें एक स्पेशलिस्ट कोड ऑफ कंडक्ट बना देना, जिसमें से जो भी स्टाफ होंगे वो केवल और केवल इस बात पे फोकस करेंगे कि जो भी आगे आने वाला हमारा प्रोसेस है उसमें कोई रिस्क तो नहीं है। अगर जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो समझ लीजिए रिस्क रिव्यू इसी पॉलिसी पे बेस्ड है। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंशन के लिए जो भी हम स्टाफ काम करते रहते हैं उनके कोड ऑफ कंडक्ट की बात करते हैं। और जो भी एक वर्किंग इन्वायरमेंट चाहिए हमें इन सब के लिए, इनके लिए भी बात करते हैं कि इनके डेवलपमेंट में जितना भी ज़रूरी चीज़ होगा वो सब हम इनको प्रोवाइड करेंगे ताकि जो भी रिस्क है उसको मिनिमाइज़ कर पाएँ, क्योंकि ये लोग रिस्क को पहले से ही समझ सकते हैं। तो एथिकल गवर्नेंस में जो भी चीज़ें होंगी वो एक रिस्क रिव्यू करके मिल जाएंगी, मतलब स्ट्रेंथन कर सकते हैं। दूसरी और बात क्या है कि हम क्या कर सकते हैं कि जो भी गवर्नेंस में एथिक्स है, तो एथिक्स इन गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ कंट्रोल्स लगा देते हैं। कंट्रोल कैसे होंगे कि हमारे पास जो भी पॉलिसीज़ फ्रेम करें वो क्लियर हो, हमारे प्रोसीजर्स क्लियर हों, और जो भी कंट्रोल उन पे हम कर रहे हैं वो भी क्लियर हो। मतलब कंट्रोल का क्लियर होने का मतलब क्या है कि आपके जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको दी गई हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये वाला जो पर्टिकुलर काम है वो आपके अंदर ही आता है। मतलब जो भी डोमेन हम लोग निर्धारित करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, किसी भी काम के लिए, वो डोमेन्स हमेशा एक दूसरे से ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल मतलब अच्छे तरीके से सेग्रीगेट होनी चाहिए कि सबको पता हो कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, तो वो उस सिचुएशन को अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। फिर सेपरेशन ऑफ ड्यूटी एंड ओवरसाइट, इफ़ेक्टिव मॉनिटरिंग, ऑडिट और रिपोर्टिंग की बात है। फिर उसके बाद क्लियर मैकेनिज्म फॉर रिपोर्टिंग रॉन्ग डूइंग, मतलब जो भी गलत काम कर रहा है उसके लिए क्लियर आप मैकेनिज्म डाल दो। और ट्रांसपेरेंट एक्शन डालो कि जो भी रॉन्ग डूइंग है अगर वो डिस्कवर हो जाता है तो उसके लिए कोई भी हम लोग इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट एक्शन लेंगे, उसको पनिश करेंगे या फिर जो भी उसके पीछे कार्रवाई हो सकती है वो सारी काम करेंगे। एक और टर्म है सिविल सोसाइटी इंगेजमेंट की। सिविल सोसाइटी इंगेजमेंट का क्या मतलब होता है कि जो भी इनफॉर्मल एंटिटीज़ हैं, जैसे कि मान लीजिए प्राइवेट सेक्टर है, मीडिया है, एनजीओज़ हैं, प्रोफेशनल एसोसिएशंस हैं या इनफॉर्मल ग्रुप्स हैं लोगों का, वो इन सभी को अपने प्लानिंग्स में आप इनरोल करना स्टार्ट करिए। जो भी आप गवर्नेंस के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन सेट ऑफ प्रिंसिपल बना रहे हो उसमें अगर आप इन सभी लोगों को रोल करते हो तो क्या होगा, सिविल सोसाइटी इंगेजमेंट होगा, और सिविल सोसाइटी के लिए ही तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम हो रहे हैं। तो इनके इनरोलमेंट से क्या होगा, इनके एंगेजमेंट से क्या होगा कि और एथिकल डायमेंशन में ये सारी चीज़ें कवर्ड अप हो जाएंगी। फिर उसके बाद एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे ऐसे जो ये इनफॉर्मल एंटिटीज़, फॉर्मल और इनफॉर्मल एंटिटीज़ की बात कर रहे थे हम, तो इसमें जन सुनवाई है। ये मजदूर किसान शक्ति संगठन राजस्थान के अंदर में है। ये एक
इनफॉर्मल एथिक्स है, इनफॉर्मल एथिक्स कह रहा हूँ, इनफॉर्मल एंटिटीज़ है, सॉरी, एक परिवर्तन है जो कि दिल्ली में काम करता है। तो ये भी मतलब ये कुछ एनजीओ है, परिवर्तन एक एनजीओ है, और जन सुनवाई एक इनफॉर्मल एंटिटी है जो कि सिविल सोसाइटी इंगेजमेंट की तरह जो भी गवर्नमेंट है उसकी हेल्प करता है कि आप गवर्नेंस में जो भी सेट ऑफ प्रिंसिपल बनाओ तो उसमें हम आपकी मदद करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप कोट कर सकते हो। फिर कुछ होते हैं इंटीग्रिटी पैक्ट्स। इंटीग्रिटी पैक्ट को कैसे समझते हैं कि ये एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसमें हम लोग ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करते हैं, जिससे कि पब्लिक के कॉन्ट्रैक्ट्स में कॉन्फिडेंस आ पाए। पब्लिक के कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है कि जो भी टेंडर्स मिलता है या फिर प्रोक्योरमेंट रहते हैं ना, कि मान लीजिए कुछ रोड का कंस्ट्रक्शन है, इसका जो भी हम टेंडर बांट रहे हैं किसी को भी, तो उसके लिए जो इंटीग्रिटी पैक्ट साइन होता है कि आप जो भी कंस्ट्रक्शन है उसका जो मटेरियल है वो इतना एफिशिएंट होना चाहिए, इतने साल तक वो सही रहना चाहिए, या फिर इतने साल तक जो भी इसमें प्रॉब्लम आएगी उसको आप लोग देखोगे और उसको फिर से वापस से बनवाओगे। या फिर जो भी बूथ का कलेक्शन होगा, टोल बूथ का कलेक्शन होगा, उसका कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, वो कितने पैसे इनको मिलेंगे, कितने प्राइवेट सेक्टर को जाएंगे, कितने गवर्नमेंट को जाएंगे, और कितना रेट उसमें निर्धारित किया जाएगा, ये सारी बात लिखी होती है इंटीग्रिटी पैक्ट में। तो अगर ये इंटीग्रिटी पैक्ट ऑलरेडी बहुत ही सफिशिएंट या कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बनाया गया हो तो इसमें क्या होगा कि हम पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स में ऑलरेडी कॉन्फिडेंस लोगों को दिला सकते हैं कि हमने पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ ये वाला टेंडर बांटा है, ये वाला प्रोक्योरमेंट लिया है। इवन आप इंटरनेशनली भी इसको समझ सकते हो कि जो भी एफडीआईज हमारे कंट्रीज़ में आती हैं उनके लिए भी ये इंटीग्रिटी पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप उनको सारे टर्म्स एंड कंडीशंस बता दो कि हमारी कंट्री में अगर आप आ रहे हो, अपने इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो, तो कुछ ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि आपको इतना % प्रोक्योरमेंट जो है वो हमारे ही फार्मर से करना पड़ेगा, आपको ये वाले एरिया में डेवलपमेंट लानी पड़ेगी। मतलब जो भी अभी गवर्नमेंट लगा रहा है ऐसे रेस्ट्रिक्शंस नहीं बोलते इसको तो एक ट्रेड करने का एक अपना तरीका होता है कि आप अपने कंट्री को फेवर कर रहे हो, बस कि जो भी बाहरी कंट्रीज़ हैं वो अगर आपके कंट्री में आके प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो उन्हीं के प्रॉफिट को कुछ अपने कंट्री वाले लोगों के लिए भी आप उसको यूटिलाइज़ करा रहे हो कि आप ये बताओ कि आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करोगे कम से कम इतने लोगों के लिए। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रोक्योरमेंट का मैंने बता ही दिया। तो ये सब कुछ इंटीग्रिटी पैक्ट के अंदर में आता है। फिर बात करते हैं आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है इंटरनेशनल एथिक्स। इंटरनेशनल एथिक्स जो है वो एक सिंपल सी भाषा में अगर हम समझें तो ये जो भी इंटरनेशनल कम्युनिटी होती है उसको बिल्ड करने के लिए और शेप करने के लिए जितना भी अच्छा काम होता है वो सब इंटरनेशनल एथिक्स के अंदर में आता है। सिंपल सी बात है। मतलब कि ये एक ऐसे गुड को रिप्रेजेंट करता है जो कि इंटरनेशनल इंटरेक्शंस में या तो इंटरनेशनल एक्सचेंज या तो इंटरनेशनल रिलेशंस को हमारे प्लैनेट के हिसाब से जो भी उस पर लाइफ फॉर्म्स चल रहे हैं उनको बिना हार्म किए हुए फ्रेंडली तरीके से कोऑपरेटिव बिहेवियर्स के साथ अच्छे तरीके से उन सभी चीज़ों को अप्लाई कर दें। मतलब कि इंटरनेशनल एथिक्स एक ऐसा गुड है, मतलब एक ऐसी अच्छाई है जिसके चलते हम अपने पूरे प्लैनेट को एक खुशहाल प्लैनेट बना सकते हैं। मतलब कि जो भी हमारा पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी होगा वो इंटरनेशनल कम्युनिटी जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, जिस डायरेक्शन में बिल्ड कर रहा है, अपने आप को शेप कर रहा है, वो हमेशा पार्टिसिपेटिव नेचर का तो होगा ही, साथ ही साथ उसमें हमेशा अच्छाइयाँ ही होंगी। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री के ऊपर कुछ सैंक्शंस लगा रहा है या तो अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए कुछ दूसरा काम कर रहा है। तो ऐसा भी इसमें होता है कि इंटरनेशनल एथिक्स की बात अगर नहीं करें तो केवल अगर इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो उसके अंदर भी बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं जिसमें कि हम अलग अलग टाइप के चीज़ों को पढ़ सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें रियलिज्म की, सबसे पहला जो स्कूल ऑफ थॉट है इसमें क्या है कि इसके हिसाब से क्या होता है कि जो भी एक सोवरेन स्टेट है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इन एक्सचेंज ऑफ ओबीडियंस। तो आप किसी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ को इसमें इमेजिन कर सकते हो कि वो किस हिसाब से मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं या तो ऐसी कंट्रीज जो कि बहुत ही इकोनॉमिकली वीक हैं, उनको क्या करता है कि आप हमें ओबे करिए, हम जो भी सोवरेनिटी है आपको प्रोवाइड कराएंगे। मतलब क्या है कि इसमें जो एकमात्र चीज़ मैटर करती है वो है पावर। अगर आपके पास पावर है तो एथिक्स वेथिक्स जाए इधर उधर, मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर मेरे पास पावर है तो मैं सब कुछ हासिल कर सकता हूँ, ऐसा रियलिज्म का कॉन्सेप्ट है। और ये किसी भी कॉमन या शेयर्ड एथिक्स के रोल को डिनाई करता है और ये बोलता है कि हमें एथिकली न्यूट्रल जोन बना देना है कि जिसमें कोई भी एथिक्स हो ही ना, और जो भी बातें हों वो केवल पावर के बेसिस पे हों। मतलब पावर, जिसके पास डोमिनेंट पावर हो वो लीड करेगा। तो ये एक इंटरनेशनल रिलेशंस का एक स्कूल ऑफ थॉट है रियलिज्म का। दूसरा आता है आइडियलिज्म का। ये रियलिज्म को बिल्कुल ऑपोजिटली कॉन्ट्रास्ट करता है। ये कॉमन इंटरेस्ट की बात करता है कि जो भी दो नेशंस हैं या फिर पूरा विश्व है उसके बीच में
जो भी पावर या मतलब पावर की बात हो वो किसी एक के पास ना केंद्रित होकर पावर बैलेंस की बात हो। ठीक है, मतलब कि जो भी पावर हो वो सबके हाथ में बराबर बराबर हो, इसीलिए कॉमन इंटरेस्ट की बात कर रहा है। इसमें क्या होता है कि जो भी इंटरनेशनल सिस्टम है या इंटरनेशनल ऑर्डर या इंटरनेशनल स्फीयर है वो कुछ ऐसे रूल्स, लॉ, इंस्टीट्यूशंस या आइडियल्स को प्रमोट करते हैं जिसमें हम लोग देखते हैं कि जो भी एथिक्स, मोरालिटी, लॉ, लीगल सिस्टम, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो भी बनते हैं इन्हीं को सेंट्रल प्लेस दिया जाता है। मतलब ये सब कुछ को ध्यान में रखते हुए ही सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्म किए जाते हैं। और अभी हम रियलिज्म में देख रहे थे तो यहाँ पे हमने बात किया कि यहाँ पर एथिकल न्यूट्रल जोन होता है या फिर एथिक्स फ्री जोन होता है, जहाँ पे कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस की कोई बात नहीं करता, जिसके पास पावर होता है वही सब कुछ हासिल कर लेता है। तो इसमें आप जैसे रियलिज्म की बात है तो इसमें आप बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, जैसे अमेरिका का एग्जांपल ले सकते हैं कि मिडिल ईस्ट कंट्री पे जैसे वो अपना रोल प्ले करता है, या तो इवन अमेरिका जिस हिसाब से मेक्सिको पे अपना रोल प्ले करता है। तो ये सारी बातें आप लिख सकते हो। फिर आता है कंस्ट्रक्टिविज़म। कंस्ट्रक्टिविज़म में क्या है कि ये एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी पे फोकस करता है जो कि मतलब फॉरेन पॉलिसी हो या तो डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव हो जिस पे हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन या इंटरनेशनल स्फीयर को क्रेडिबली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मतलब कि ये हमेशा डोमेस्टिक पॉलिसीज़ पे ही इन्फ्लुएंस करता है। डोमेस्टिक पॉलिसी का क्या मतलब है कि आपके कंट्री में जो भी चीज़ें हैं, मान लीजिए कि एक कोई कंट्री है ए और इस कंट्री के अंदर एक कुछ ऐसी पॉलिसीज़ है जो कि अगर कोई फॉरेन कंट्री इस पे अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस थोपती है तो ये वाली पॉलिसी चेंज हो जाएगी। तो अभी ये जो कंट्री ए है ये क्या करेगा कि बाहर के जो भी इंटरनेशनल एथिक्स के बैकग्राउंड पे या फिर इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होंगे उनको अपने कंट्री में इस हिसाब से अप्लाई करेगा कि ये वाला सिचुएशन जो उसके मतलब उसके कंट्री का ऑलरेडी बिल्ट ये रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज़ हैं उनमें कोई इफेक्ट ना पड़े और इंटरनेशनल एथिक्स की भी कुछ बातें वो मान ले। जैसे कि एक ऐसा समझ लीजिए कि मान लीजिए इंटरनेशनली कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाती हैं और जो कंट्री ए है ये इन्हीं गाइडलाइंस के बेसिस पे अपने कंट्री के अकॉर्डिंग इन गाइडलाइंस को मॉड्यूलेट कर लेता है। अगर ऐसा जो भी डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव होता है उसको हम लोग कंस्ट्रक्टिविज़म बोलते हैं। कंस्ट्रक्टिविज़म में क्या होता है कि डोमेस्टिक पॉलिसीज़ जो होती है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो होती है उस पर फोकस की जाती है और उसी से हम अपने फॉरेन पॉलिसी को उसके अकॉर्डिंग शेप कर लेते हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं लिबरलिज्म की। लिबरलिज्म के 4 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहला है इंडिविजुअलिस्टिक। मतलब इसमें क्या है कि हमेशा इसमें प्राइमेसी जो है वो मोरालिटी को देनी है। मतलब कि जो भी इंसान का थॉट होता है उस पे बेस्ड ही बात होगी हमेशा। इजैलिटेरियनिस्टिक है, मतलब कि ये सभी इंसानों पे एक जैसा लगता है। यूनिवर्सलिस्टिक है, इसके मतलब है कि ये मोरल यूनिटी ऑफ द ह्यूमन स्पेसीज़ को भी एफर्म करता है। मतलब ये जो भी ह्यूमन स्पेसीज़ हैं उनके बीच में एक सौहार्दता बनी होनी चाहिए, यूनिटी बनी होनी चाहिए, इसके बारे में भी ये बात करता है। फिर आता है मिलियोरिस्ट। इसका मतलब होता है सुधारवादी। सुधारवादी मतलब कि ये एक ऐसा बिलीफ है जिसके अंदर हम लोग बोलते हैं कि ह्यूमन एफर्ट से कोई भी सिचुएशन को बेटर किया जा सकता है। तो ये किन किन बातों में फर्म करता है? सबसे पहले तो ये फर्म करता है कॉरिजिबिलिटी पे। कॉरिजिबिलिटी का मतलब है कि ही इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, रेक्टिफाइड या रिफॉर्म्ड, कि इसको हम लोग करेक्ट कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये कॉरिजिबल है और इम्प्रूवेबल भी है। मतलब इसको हम बाद में इम्प्रूव कर सकते हैं, किसके अकॉर्डिंग? सोशल इंस्टीट्यूशन और पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स के अकॉर्डिंग। तो इन सारी बातों सुन के तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब लिबरलिज्म का जब मैं एग्जांपल समझाऊंगा तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो चेंज होगा और एग्जैक्ट आप मीनिंग इसका समझ पाएंगे। इंडिविजुअलिस्टिक का क्या मतलब है? मोरल प्राइमेसी ऑफ ए पर्सन। मतलब जो कंट्री जिस मोरल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है उसी फिलॉसफी को बाकी कंट्रीज़ पर भी थोपना चाहता है और चाहता है कि जो भी हमारा ह्यूमन सोसाइटी है पूरे वर्ल्ड का, उन सभी ह्यूमन पे वही वाला मोरल पॉलिसी अप्लाई हो जाए, जिसको हम लोग हेजीमोनी का नाम देते हैं। ठीक है, अमेरिकन या एंग्लो अमेरिकन्स की बात आप करें तो आप इसमें बिल्कुल आसानी से इस बात को समझ सकते हैं कि क्या करते हैं ये लोग कि अपनी सेल्फ डिफाइंड मोरालिटी या एथिक्स को बाई फोर्स, मतलब बिल्कुल प्रेशराइज्ड फॉर्म में दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ पे थोपना चाहते हैं। तो ये काम करते हैं लिबरलिस्टिक प्रिंसिपल वाले, जो भी लिबरलिज्म वाले होते हैं। यूनिवर्सलिस्टिक का क्या मतलब है कि ये मोरल यूनिटी तो चाहते हैं लेकिन उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस पे जो कि इनके लिए फेवरेबल हो। तो इसीलिए लिबरलिज्म के ये जो भी 4 बेसिक एलिमेंट्स हैं इनको आप इस डायरेक्शन में अपना थॉट बनाइएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। फिर बात करते हैं कॉस्मोपॉलिटनिज्म की। कॉस्मोपॉलिटनिज्म सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अच्छा चीज़ है हमारे एथिकल गवर्नेंस के फील्ड में, इंटरनेशनल एथिक्स के फील्ड में। इंटरनेशनल एथिक्स में ये एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो कि हमेशा सही चीज़ करना चाहता है।
अब राइट थिंग कैसे डिफाइन होगा? तो इसके हिसाब से इसने बोला कि देखो राइट थिंग वो होता है कि हम जो भी दूसरों से चाहते हैं कि वो जैसा बिहेव करे, वही राइट थिंग है हमारे करने के लिए भी। मतलब हम जैसा दूसरों को चाहते हैं कि वो हमारे लिए करें, वैसा ही अगर हम करते हैं तो वो राइट थिंग होता है। तो ये हमेशा राइट थिंग के आइडियोलॉजी पे कॉस्मोपॉलिटनिज्म चलता है, और ये इंटरनेशनल एथिक्स को एम्पावर करता है और डेवलप करता है ग्लोबल वैल्यूज़ और एथिक्स के बेसिस पे। जब भी बात होती है ग्लोबल वैल्यूज़ और एथिक्स की, तो आप समझिए कि सब लोग मिलके, जैसे कि जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब कॉस्मोपॉलिटनिज्म पे बेस्ड हैं। हालांकि उसमें कहीं ना कहीं किसी कंट्री पे वो स्क्यूड रहते हैं, मतलब उनको फेवर करते हैं, लेकिन फिर भी अगर उनका बेसिक केवल इन रिटन प्रिंसिपल्स की बात की जाए तो वो जैसे यूनाइटेड नेशन है, तो यूनाइटेड नेशन जैसा जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉस्मोपॉलिटनिज्म फॉलो करता है कि उसमें ग्लोबल वैल्यूज़ और एथिक्स के बेसिस पे सबके लिए बात होती है। कुछ हम लोग ट्रेड प्रैक्टिसेस देखते हैं हमेशा कि ट्रेड के रेस्पेक्ट में भी चीज़ें हमेशा मतलब कॉमन रहती हैं कि अगर जो बहुत गरीब देश है तो उसको कुछ फेवरेबल कंडीशंस के अंदर उसके लिए पॉलिसीज़ को थोड़ा मतलब ईज़ कर दो, या आराम से उसको थोड़ा ईजिली आप उस पर इतने टैरिफ बैरियर्स ना लगाओ, ये ऐसा कर दो। तो ये सारे जो भी वैल्यूज़ एथिक्स होते हैं ये सब कॉस्मोपॉलिटनिज्म के अंदर में आते हैं। तो जब भी आप अपने आंसर्स को सॉल्व करेंगे तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जो भी आपका आंसर हो वो इस वाले प्रिंसिपल पे बेस्ड हो, कॉस्मोपॉलिटनिज्म। यही सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल एथिक्स में। कुछ एथिकल इशूज़ की बात करते हैं। इंटरनेशनल अफेयर में क्या क्या इशूज़ आते हैं? सबसे पहले एक मैनेजमेंट ऑफ कॉमन गुड्स की बात होती है कि इंटरनेशनल लॉज जो हैं वो 4 ग्लोबल कॉमन्स को पहचानता है। सबसे पहले बता दूं ग्लोबल कॉमन्स क्या होते हैं। ये कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं या कुछ ऐसे एरियाज़ हैं रिसोर्सेज के जो कि किसी भी एक नेशन के पॉलिटिकल रीच से बाहर होता है। मतलब कि ये कॉमन होते हैं, ये सबके लिए, उन पे सबका हक है। मतलब कोई भी एक कंट्री अपना हक नहीं जता सकता उन पे। तो जो ऐसे एरियाज़ होते हैं, जो ऐसे रिसोर्सेज होते हैं, उनको हम लोग ग्लोबल कॉमन्स का नाम देते हैं। और ऐसे 4 बेसिकली ग्लोबल कॉमन्स हैं। सबसे पहला है हाई सीज़। आप समझ रहे होंगे कि जो भी एक टेरिटोरियल सी एरिया होता है 12 नॉटिकल माइल्स का, उसके बाद आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आ जाते हो, और कुछ उसके बाद का जो एरिया होता है, मतलब कि 200 नॉटिकल माइल्स के बाद का जो भी एरिया होता है सी में, वो किसी भी कंट्री के ऊपर, मतलब किसी भी कंट्री का नहीं होता है। तो आपको याद होगा कि एक अंक्लॉस एक यूएन का बॉडी है। तो ये अंक्लॉस जो है ये सारे फिनोमेना हाई सीज़ के सॉल्व करता है। हालांकि बहुत सारे कंट्रीज़ जो कि इनकी बात नहीं मान रहे हैं अभी, वो अलग बात है, लेकिन बेसिकली अंक्लॉस ही है जो कि हाई सीज़ के सारे जो भी रिसोर्सेज हैं उनको अगर बात की जाएगी, जैसे कि अभी आप समझ रहे होंगे कि इंडियन ओशियन में इंडिया को अभी फिर से, अभी पिछले साल की न्यूज़ है शायद, कि जो भी एक सी सरफेस के अंदर में आप देखोगे कि एक पत्थर मिलता है जिसमें से मीथेन काफ़ी हैवी मात्रा में निकलता है। तो इसके लिए भी प्रोक्योरमेंट, या तो इस स्टोन्स को, और इसमें कुछ प्रेशियस स्टोन्स भी होते हैं, डायमंड वगैरह, ये सारी चीज़ें, तो इनको इंडिया को फिर से छूट दी गई है कि आप इस पर्टिकुलर एरिया में, मतलब अगर मान लीजिए ये इंडिया है तो श्रीलंका नीचे, काफ़ी नीचे इंडियन ओशन में, जहाँ पे इंडिया की कोई टेरिटरी नहीं है, मतलब 200 नॉटिकल माइल्स के नीचे इंडियन ओशन में, इनको ये एक्सट्रैक्ट करने का मौका मिला है इंडिया को। ये किसने परमिशन दिया है? अंक्लॉस ने दिया है। तो अंक्लॉस जो है यही सब कुछ डिसाइड करता है कि लॉ ऑफ सी है ये, LOS से। तो ये सी के पीछे जो भी लॉज होते हैं वो ये डिसाइड करता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंट्रीज, जैसे कि आप अभी देख रहे होगे कि साउथ चाइना सी जो है वो एक अभी इम्पॉर्टेंट डिस्कशन का मुद्दा बना हुआ है कि किस हिसाब से उसको लोग यूटिलाइज़ कर रहे हैं और अपने कंट्री से रिलेट कर रहे हैं, और उस पर भी अपना प्रभुत्व जमा रहे हैं। मतलब कि उस पर भी अपना डोमिनेंस सेटल कर रहे हैं कि ये मेरा एरिया है, इस पर मेरा कंट्रोल होगा। तो यहाँ पर एथिकल क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है वो यही है कि हाई सीज़ को भी अपने टेरिटोरियल जोग्राफिकल एरिया में इनकलकेट करना, या तो इंट्रोड्यूस कर लेना, क्या पूरे वर्ल्ड के लिए एथिकल है क्या? तो ये क्वेश्चन के साथ हमेशा ये वाला ग्लोबल कॉमन्स हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात आती है क्लाइमेट चेंज की। अंटार्कटिका पे चल देते हैं। तो अंटार्कटिका पे भी आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं। अंटार्कटिका पे एक रेड सी करके है, आप देखेंगे कि उस पर बहुत सारी कंट्रीज़ ने, इवन इंडिया ने भी अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमेशा उस पर बना लिए हैं। तो अभी आप देखो कि अंटार्कटिका पे एज सच कोई भी पॉपुलेशन हैबिटेशन ऐसा कुछ होता नहीं है,
लेकिन वहाँ के साइंटिफिकली उनको पढ़ने के लिए, या तो ओरिजिन ऑफ अर्थ को पढ़ने के लिए, या तो ऐसी चीज़ें जो कि बहुत ही एक्सट्रीम लो टेम्परेचर में एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म होते हैं, या तो ओशियन किस हिसाब से जो आइसबर्ग्स हैं वो कितने रेट से पिघल रहे हैं, इन सब के लिए भी लोग जाके वहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। तो ऐसे हैबिटेट जहाँ पे कोई रहता ही नहीं है, और उन सब का जो इल इफ़ेक्ट है, ये इल इफ़ेक्ट पूरे नेशन में, केवल उस कंट्री पे नहीं जो रिसर्च कर रहा है, बल्कि पूरा कंट्री, जितने भी कंट्रीज़ हैं हमारे इस प्लैनेट अर्थ पे, उन सब पर इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। तो क्या ऐसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो कि फ्यूचर में ह्यूमन के लिए ही, उनके लिए ही बुरा साबित हो, तो क्या ऐसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का फ़ायदा है क्या? ये इस पे क्वेश्चन करता है। फिर आता है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज को भी आप इनसे रिलेट करके देख सकते हो, और बाकी चीज़ों से भी देख सकते हो कि जो भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है उससे जो भी ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट है, सी लेवल राइज का कॉन्सेप्ट है, जिसके लिए अभी UNFCCC का ये पूरा रिकमेंडेशन चल रहा है, और इवन ओजोन लेयर डिप्लीशन की बात है। तो ये जितने भी क्लाइमेट चेंज फिनोमेना हैं, जो कि मतलब कि आप ये भी देख रहे होगे कि क्लाइमेट शिफ्टिंग का एक फिनोमेना हमारे सामने आ रहा है कि कुछ दिन पहले ही मानसून आ जाता है, या कुछ दिन बाद मानसून आता है, या फिर ऐसा जो भी क्लाइमेट चेंज है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपीरियंस किया जा रहा है। तो ये क्लाइमेट चेंज जो कि आफ्टर ऑल ह्यूमन पे ही इफेक्ट कर रहा है, तो ऐसा क्लाइमेट चेंज के ऊपर, या हम इन इंडस्ट्रियल ग्रोथ या डेवलपमेंट से इन सब चीज़ों को एथिकली कैसे मेंटेन कर सकते हैं, इसकी बात ये क्वेश्चन करता है। फिर एक आउटर स्पेस की बात आती है। आउटर स्पेस में भी आप समझ रहे होंगे कि जितने जंक्स कलेक्ट होते जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे सैटेलाइट्स होते हैं जिनका 1 साल 2 साल का लाइफ टाइम होता है, और उसके बाद इन लाइफ के बाद, मतलब 1-2 साल के बाद, वो वैसे ही स्पेस में टंगे रहते हैं और चक्कर काटते रहते हैं, मतलब इधर उधर, जिनको हम लोग स्पेस डेब्रीज का नाम देते हैं, वो स्पेस डेब्रीज बन जाते हैं। अब ये स्पेस डेब्रीज आखिर क्या कर रहे हैं? वो स्पेस को पोल्यूट कर रहे हैं, और वहाँ से जो भी जैसे कि बारिश हो गई, बारिश को तो नहीं इफ़ेक्ट करेंगे ये लोग, दूसरी चीज़ें जैसे कि जो भी सोलर वेव्स होती हैं, उनको, उनसे जो भी इन्फ्लुएंस पड़ता है हमारे प्लैनेट पे, या तो ऐसे बड़े फीचर्स कि इन फ्यूचर कोई भी यहाँ से बाहर जा रहा है, या तो इवन जो सन के रेज आ रहे हैं, इन सब को भी ट्रैपिंग का काम ये सब करते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जब हमारा सरफेस अर्थ जब ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो इन सब से जब वो रिफ्लेक्ट करता है, तो बहुत बार ये भी इफ़ेक्ट करते हैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने में। तो अभी हालांकि ये सारी चीज़ें बहुत कम है, लेकिन इन फ्यूचर ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो इसीलिए इसको साफ़ करने की भी बात है, और किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एथिकली कि ये आउटर स्पेस को क्लीन रखा जाए, और इसको कभी भी ह्यूमन पॉपुलेशन के अगेंस्ट में यूज़ ना किया जाए। आउटर स्पेस को बहुत सारे लोग इस टाइम एज ए बैटल फील्ड भी यूज़ करना चाह रहे हैं, कि आप क्या करो कि किसी भी कंट्री की सैटेलाइट है, अगर उसको आप गिरा देते हो, तो आप उसका कम्युनिकेशन सिस्टम ही पूरा बिगाड़ दे रहे हो, और या तो उसको हैक करके आप बहुत सारे उस कंट्री की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। तो ऐसी चीज़ें हैं जो कि आउटर स्पेस में भी एक नया कॉन्फ्लिक्टिंग रीजन को एराइज करता है, और यही कॉन्फ्लिक्टिंग एरियाज़ जो हैं ये हमारे एथिकल डायमेंशन से भी जुड़े हैं, जिन पे क्वेश्चंस करने के लिए ये इंटरनेशनल एथिक्स हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद जो ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशंस होते हैं, जैसे कि देखिए 2 तरीके के इंटरवेंशन होते हैं, एक बोनाफाइड इंटरवेंशन होता है, एक मलाफाइड इंटरवेंशन होता है। बोल के तो यही किया जाता है कि हम बोनाफाइड इंटरवेंशन कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो मलाफाइड इंटरवेंशन होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, वही एग्जांपल लेते हैं अमेरिका, जैसे कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में अपना कैपिटलिस्ट, या तो जो भी एक नई इन्फॉर्मेशन है उसको अगर लेके आना चाह रहा है, तो उसके हिसाब से बातें होती हैं यहाँ पे। लेकिन वो कंट्री, मतलब अमेरिका तो यही कहता है कि भाई मेरा तो बोनाफाइड इंटरवेंशन है, क्योंकि वहाँ पर जो भी मान लीजिए जो भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है उसको हम शांत कराने के लिए अपने फोर्सेस भेज रहे हैं। लेकिन मलाफाइड इंटरवेंशन इसलिए हो जाता है कि वो इन फ्यूचर यही चाहता है कि जो उसकी हेजिमनी है वो उस कंट्री के द्वारा एक्सेप्ट की जाए। तो ये जो ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन होते हैं ह्यूमन ग्राउंड्स पे, कि ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं वहाँ पे, इसलिए हमने इंटरवीन किया, ऐसा बहुत बार अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ ने किया है। दूसरों के कंट्री के इंटरनल अफेयर्स में वो टांग अड़ा देते हैं, और ये मतलब उनको सही से जो वो अपने हिसाब से फॉर्मुलेट करना चाहते हैं उन पॉलिसीज़ को, उनको नहीं करने देते हैं। तो कहाँ तक ये सही है ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन, इस पर भी एक एथिकल क्वेश्चन है, और इस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिर बात आती है डिसआर्मामेंट की। सबसे हास्यप्रद बात ये रहती है कि डिसआर्मामेंट के लिए वही कंट्री सबसे ज़्यादा चिल्लाती है जिसके पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है। डिसआर्मामेंट का क्या मतलब होता है कि आपके पास जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उन सभी न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर दो। अभी डिस्ट्रॉय करने का मतलब है कि जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, साथ ही साथ जो भी आपके पास बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स हैं, उन सब चीज़ों को भी आप डिस्ट्रॉय कर दो। और जो भी आप न्यूक्लियर वेपन्स बहुत सारे फॉर्म में हो सकते हैं, कि
आपके पास कितना वॉर हेड है, कि आप लैंड, एयर और सी में कितना आप यूज़ कर सकते हो। इन सभी जितना भी मतलब आपके पास न्यूक्लियर वेपन का वो है, अगर आप डिसआर्मामेंट की पॉलिसीज़ पे जाते हो तो आपको ये सब हटा देना पड़ेगा, और आप इस बात पे साइन करते हो कि मैं इन फ्यूचर कोई भी न्यूक्लियर वेपन को नहीं बनाऊंगा। आप देख रहे होगे कि जैसे अमेरिका जैसा कंट्री है वो भी इन सभी चीज़ों पे बैन लगाता है। जैसे ईरान है, ईरान के ऊपर हमेशा सैंक्शंस लगाए रहता है वो, कि आप कोई भी नया न्यूक्लियर वेपन मतलब आप नहीं उसको बनाओगे, मैन्युफैक्चर ही नहीं करोगे। तो इसके चलते वो बहुत सारे ट्रेड प्रैक्टिसेस इसके खिलाफ ले आता है। और दूसरे कंट्री जैसे इंडिया है, जो कि ईरान से अच्छा ट्रेड करता है, इंडिया के ऊपर भी फोर्स करता है कि भाई देखो तुम्हें ईरान से ट्रेड अपना कम करना पड़ेगा, या ऐसे सैंक्शंस वो हमेशा लगाता रहता है। तो डिसआर्मामेंट की बात कहाँ तक सही है? और सबसे पहले उन कंट्रीज़ की बात की जाए ना जो कि सुपर 5 कंट्रीज़ हैं, जो हम लोग बोलते हैं कि इनके पास सबसे ज़्यादा पावर है। तो ऐसे 5 नेशंस जो हैं, G5 नेशन जो हैं, उनको बताना चाहिए सबसे पहले डिसआर्मामेंट तो उन्हीं से स्टार्ट करनी चाहिए ना। कि उनको लगता है कि अभी मेरे पास न्यूक्लियर पावर आ गया है, तो उनका मानना होता है कि बस यही 5 कंट्रीज़ ऐसे हों पूरे दुनिया में जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हों, बाकी किसी के पास भी ना हो। तो ये तो गलत है। आप एथिकल डायमेंशन में इसको समझोगे तो आप हमेशा इसको गलत ही बताओगे। फिर इसके बाद बात आती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की। तो जिस हिसाब से अभी एक नया एरेना तैयार हो रहा है, एक नया फाइट का एरेना है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसमें बहुत सारे आप मेडिसिन के एग्जांपल्स ले सकते हो। कि कई बार ऐसा होता है कि एक मान लो एक कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है कोई भी, वो एक मान लीजिए सिप्ला जो है, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, सिप्ला एक मेडिसिन की कंपनी है जो कि यूरोप में बेस्ड है। यूरोप बेस्ड सिप्ला कंपनी ये कुछ ऐसे दवाइयों के लिए रिसर्च कंडक्ट कर रहा है जो कि इन फ्यूचर ह्यूमन जनरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी क्या होता है कि जैसे ही इसने इस रिसर्च के बाद एक नया दवा इन्होंने बनाया, इन्वेंट किया, इस पे इन्होंने आईपीआर के अंदर, इंटरनेशनल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर में ये अपनी राइट्स इन्होंने ले ली। हर कंट्री में जा जाके इंडिया में अपनी आईपीआर ले ली, जापान, चाइना, अफ्रीकन कंट्रीज़ में, इन सब में आईपीआर इन्होंने ले लिया। अभी क्या है कि अब अगर इसी दवा को कोई मैन्युफैक्चर करना चाहता है तो उसके पहले वो सिप्ला कंपनी से पूछेगा कि आपके द्वारा मैं ये दवा जो भी बनाई गई है इसको मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो सिप्ला इसके अगेंस्ट कुछ मनी चार्ज करती है, या फिर वो कुछ ऐसी फ़ीस लेती है जो कि काफ़ी हैवी होती है, जो कि एक कॉमन जो भी एक छोटा मैन्युफैक्चरर है वो इनको पे नहीं कर सकता। दूसरी तरफ दूसरा जो डायलेमा होता है वो ये है कि हमारा जो भी ह्यूमन सेक्शन है, ह्यूमन इवोल्यूशन है, अगर वो इस मेडिसिन को ईजिली पाता नहीं है, और सिप्ला कंपनी ने इस मेडिसिन का दाम बहुत ज़्यादा रखा है क्योंकि ये एकमात्र ऐसी कंपनी है जो कि इस दवा को मैन्युफैक्चर करती है, तो इसीलिए इसकी मोनोपॉली है इस पूरे मेडिसिन पे। तो अभी जो कॉमन ह्यूमन है, जो कि गरीब ह्यूमन है, उनके तक ये वाला मेडिसिन कैसे पहुँचे? अगर पहुँच भी जाता है तो वो कैपेबल नहीं है कि इस महंगी दवा को खरीद पाएँ। तो इसीलिए आईपीआर के कुछ लॉज होते हैं कि जो भी आईपीआर राइट्स अगर आपको मिल गए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो 20 साल तक वो राइट्स आपके पास होते हैं। आप उसको मतलब एक इशू इसमें ही आता है कि एवरग्रीनिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। एवरग्रीनिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि मान लीजिए आपने ये जो मेडिसिन बनाई, मान लीजिए सिप्ला कंपनी ने बनाई, और इसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर में 20 साल का राइट मिल गया कि 20 साल तक कोई भी कंपनी इस पर्टिकुलर दवा, मान लीजिए इस दवा का नाम बी है, तो ये बी मेडिसिन को कोई भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। तो अभी जैसे ही 19 साल होंगे ना, तो 19 साल तक आते आते सिप्ला कंपनी बोलेगी कि ठीक है, अगर अभी अगले साल से हमारा राइट जो है चला जाएगा, तो इस बी मेडिसिन में कुछ मान लीजिए इसका जो भी कॉम्प्लेक्शन कह रहा हूँ सॉरी, जो भी इसका कंपोजिशन है, इस कंपोजिशन में वो थोड़ा सा हेर फेर कर लेता है, बहुत माइन्यूट सा, जिससे कि इस मेडिसिन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये वैसे का वैसा ही इफेक्टिव रहेगा जैसा पहले था, बस उसका कॉम्पोजिशन में थोड़ा सा चेंज आ गया, और उसके बेसिस पे वो फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लेती, देखो हमने 20 साल के अंदर अंदर इसमें और मॉड्यूलेशंस किए हैं, अब ये और ज़्यादा इफेक्टिव हो गई है, और हमें अब नेक्स्ट 20 ईयर तक के लिए फिर से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर ऐसा अपना राइट चाहिए। इसको बोलते हैं एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट या एवरग्रीनिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो इसमें यही सब चीज़ें होती हैं जो कि प्रॉब्लमेटिक होती हैं। और हमारे इंडिया में आप जैसा समझ रहे हो कि इंडिया हमेशा मेडिसिन के लिए बहुत फेमस है। अभी जो हमारा बायो फार्मेसी है, या तो फार्मोलॉजिकल बैकग्राउंड है, वो तेज़ी से इमर्ज हो रहा है। ये बहुत ही न्यूली डेवलप्ड सर्विस प्रोवाइडर है हमारी कंपनी में, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि मेडिसिन के फील्ड में काफ़ी आगे बढ़ रही है। तो इसमें ये सारे जो भी आईपीआर्स होते हैं ना, ये इनको थोड़ा ब्लॉक करते हैं हमेशा। तो इसके चलते ये भी एक एथिकल इशू है। एथिकल इशू केवल इतना सा है कि क्या कंपनी को अपने पर्सनल मोटिव, अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए पूरे कॉमन ह्यूमंस, जो भी सभी गरीब ह्यूमंस हैं,
उनके तक क्या दवा नहीं पहुंचानी चाहिए या अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करनी चाहिए जिससे कि इनका ईजिली मैन्युफैक्चर हर देश में हो सके ताकि उन सभी लोगों को फ़ायदा हो पाए। तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का कॉन्सेप्ट है। फिर आता है ट्रेड नेगोशिएशंस में। ट्रेड नेगोशिएशंस पर भी आप समझ रहे होगे, जैसे कि अभी मैं बात कर रहा था कि बहुत सारे ऐसे ट्रेड नेगोशिएशंस होते हैं जिनके चलते हम किसी भी एक कंट्री को कुछ इफ़ेक्टिव सिनेरियो के अंदर, मतलब एक जैसे मान लीजिए कोई भी अफ्रीकन कंट्री का एक बहुत ही गरीब देश है, अब वो मान लीजिए कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करता है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, उस हिसाब से उसके पास उतना कैपिटल नहीं है कि वो इन्फ्यूज़ करके उस क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पाए। दूसरी तरफ कोई एक डेवलप्ड कंट्री मान लीजिए फ्रांस है, फ्रांस उसी चीज़ को बहुत ही सस्ते में प्रोड्यूस कर देता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इंटरनेशनल एरिना में, इंटरनेशनल मार्केट में हमेशा फ्रांस वाली चीज़ें ही बिकेंगी। तो इस केस में अभी क्या होगा कि ट्रेड नेगोशिएशंस के अंदर में क्या होता है कि जो ये अफ्रीका नेशन का एक जो गरीब नेशन था, इस जैसे कि ये बोला जाएगा फ्रांस जो भी दवा लोग इंपोर्ट करेंगे फ्रांस से, उन पे कुछ टैरिफ बैरियर्स लगा दिए जाएंगे, मतलब कि कुछ टैक्स लगा दिए जाएंगे ताकि ये जो फ्रांस की दवा है थोड़ी महंगी हो जाए। और साथ ही साथ जो भी ये अफ्रीकन नेशन का गरीब वाले जो देश है, इसका जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर कोई भी टैरिफ बैरियर्स नहीं लगाया जाएगा, ताकि अगर ये थोड़ा महंगा भी इसे इंपोर्ट कर रहे हैं तो उस कंट्री के मार्केट में बिकने वाला फ्रांस का मेडिसिन और ये वाला मेडिसिन दोनों लगभग सेम प्राइस पे बिक सकें। तो इनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए इन ट्रेड नेगोशिएशन से। बहुत बार इन ट्रेड नेगोशिएशन से वो लोग गलत फ़ायदा भी उठाते हैं, जैसे कि जिसको हम लोग डंपिंग का नाम देते हैं। तो चाइना क्या करता है, इंडिया में अपना डंपिंग मार्केट पूरा उन्होंने खोली है कि जो भी फालतू के सामान होते हैं, मान लीजिए स्टील वगैरह है, तो स्टील को इतने चीप रेट पे इंडिया में वो एक्सपोर्ट कर देता है कि यहाँ की लोकल कंपनीज़ जो हैं वो भी उतना सस्ता मैन्युफैक्चर नहीं कर पाती हैं। तो ऐसा हमेशा इन सब के ऊपर भी लॉस बनते हैं। तो ये भी एक एथिकल डायमेंशन है हमारे ह्यूमन नेचर के लिए, हमारी ह्यूमन सोसाइटी के लिए। तो ये सारे इंटरनेशनल एथिक्स के इश्यूज़ थे। एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये CSR जो है, ये एक ऐसा कमिटमेंट है किसी भी बिजनेस फर्म का जो कि ये बोलता है कि जितना भी हमने प्रॉफिट कमाया है, उस प्रॉफिट के कमाए हुए कुछ सेक्शन को हम लोग सोसाइटी की तरफ कंट्रीब्यूट कर देते हैं। और ये एक एथिकल बिहेवियर किसी भी प्राइवेट या पब्लिक कंपनी का शो करता है। इससे क्या होता है कि जो भी क्वालिटी ऑफ लाइफ है लोगों का, कॉमन लोगों का, वो इम्प्रूव होता है। और जितने भी उसमें उसके अंदर वर्क फोर्स रहते हैं ना, उन वर्क फोर्स मतलब जो भी लोग उनके अंदर काम कर रहे हैं, उनकी फैमिलीज़ के लिए, उन सब के लिए, और वहाँ की लोकल कम्युनिटी, सोसाइटी एट लार्ज, सब के लिए वो फ़ायदे का काम करता है। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसमें जो भी कॉर्पोरेट्स होते हैं वो सोसाइटी के प्रति अपने प्रॉफिट का कुछ सेक्शन कंट्रीब्यूट कर देते हैं। इसी को हम लोग CSR बोलते हैं। बात करें यार कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है कि ये एक ऐसा सिस्टम का सेट ऑफ वो है, प्रिंसिपल है, जिसके अंतर्गत मतलब जो सबसे पहले ये इंश्योर करता है कि जो भी कंपनी है उसके अंदर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब का इंटरेस्ट बेस्ट तरीके से गवर्न हो। फिर से बताता हूँ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक ऐसा सिस्टम, प्रोसेस या प्रिंसिपल्स का एक ऐसा सेट है जो कि ये इंश्योर करता है कि कोई भी कंपनी का जो जितने भी स्टेक होल्डर्स उसमें होंगे उन सब के इंटरेस्ट को बेस्ट तरीके से गवर्न किया जाए। ये क्या करता है कि ये कॉर्पोरेट फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी जैसी बात करता है कि भाई ये सारी चीज़ें मेंटेन होनी चाहिए किसी भी कॉर्पोरेट सोसाइटी में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अब इसके पीछे चैलेंजेस क्या क्या आते हैं? सबसे पहला, अनक्लियर ओनरशिप ऑब्जेक्टिविज्म। क्या होता है कि जो भी ओनरशिप होती है वो ओनरशिप के पास बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि प्राइस कंट्रोल का काम हो गया, जितने भी वर्क फोर्स हैं उनको एक बेटर वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड कराने का काम हो गया, इवन उनका खुद का फैमिली होता है, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी, सोसाइटी को क्या प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट करना है, वो सब प्रॉब्लम है। तो क्या होता है कि ओनरशिप के पास ये जो उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, बहुत सारे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो इसके अंदर वो जो अपना रियल ऑब्जेक्टिव है वो भूल जाता है, वो उसको भूल जाता है या फिर वो उसके लिए अनक्लियर रहता है हमेशा। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमेशा यही चीज़ सिखाता है कि आप किस हिसाब से फेयर तरीके से, अकाउंटेबल या ट्रांसपेरेंट होकर इन सब चीज़ों को आप अच्छे तरीके से मैनेज कर पाओ। दूसरा चैलेंज जो आता है वो होता है वीक ओनर्स का। वीक ओनर का जो कॉन्सेप्ट है आप समझ रहे हो, ये हमेशा पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जो भी ओनर्स होते हैं वो वीक नहीं होते हैं, पब्लिक सेक्टर में वीक ओनर्स होते हैं। और जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं इनके पास फंडिंग की प्रॉब्लम होती है। तो दोनों में कुछ ना कुछ वीक है, यहाँ पर ओनर्स वीक होते हैं और यहाँ पे कैपिटल वीक है। तो ये जो वीक ओनर्स और कैपिटल कॉन्सेप्ट है ये भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अप्लाई करने में रोकता है। मतलब इनके पास कुछ ऐसी मजबूरियां होती हैं, या तो पब्लिक सेक्टर में तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि पब्लिक सेक्टर चाहे तो काफ़ी कुछ चीज़ें इंप्रूव कर सकती हैं, दे आर नॉट विलिंग टू इम्प्रूव। तो इसके चलते क्या होता है कि उसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ये जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्लियरिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये सारी चीज़ें नहीं आ पाती हैं।
तीसरा जो बात है वो है लो लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर, कि जो भी पॉलिसीज़ फ्रेम होती है, मान लीजिए कि आज का सोसाइटी ऐसा है कि जो भी कंपनीज़ बन रही हैं वो कंपनी में जो भी पब्लिक स्टेक होल्डर्स होते हैं, मतलब जो स्टेक होल्डर में खूब सारे पब्लिक हैं, बहुत सारे लोगों ने उसमें पैसा इन्वेस्ट किया है, बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं उसके, तो इन सभी शेयर होल्डर्स को कभी कंसिडर ही नहीं किया जाता कि कंपनी के अकॉर्डिंग वो लोग कुछ भी पॉलिसीज़ फ्रेम कर पाएँ, डिस्कस कर पाएँ। तो इसके चलते बहुत बार ऐसा भी होता है कि इनसे बहुत सारी चीज़ें छुपाई जाती हैं, और जो भी हायर लेवल पे जो भी लोग होते हैं जो कि इन सब चीज़ों को मैनेज करते हैं या तो उनका मेन इफ़र्ट होता है, उनके तरफ से भी वो केवल अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते हैं, बाकी सब जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, उनके प्रॉफिट की बात नहीं होती है। तो यहाँ पर भी एक चैलेंज है जो कि इसको भी क्लियर करना चाहिए। फिर आखिरी जो चैलेंज है वो है अनप्रोफेशनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनते हैं बहुत बार ऐसे होते हैं कि वो अनप्रोफेशनल होते हैं या फिर वो उसी कंपनी के कुछ फैमिली के मेंबर्स हो जाते हैं। अब फैमिली के मेंबर होने का ये मतलब थोड़ी ना है कि आप उस पूरे कंपनी को चला पाने में समर्थ हैं, कि आपके पास उतनी कैपेबिलिटी है, उतना मैनेजमेंट स्किल है कि आप उस पूरे कंपनी को चला सकते हो। इसके चलते क्या होता है कि कंपनी जो है अनप्रोफेशनल तरीके से आगे बढ़ने लगती है, और इसका घाटा किसको सहना पड़ता है? जो भी कॉमन लोग हैं उनको। तो इसके लिए भी एक मेजर चैलेंज है जिसको ये मेंटेन करना चाहिए। तो ये बात होगी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, कि उसको और उसके सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं, उनको कैसे सॉल्व करना चाहिए। और हमने बात की आज इंटरनेशनल एथिक्स की। तो अब बात करते हैं हम अपने केस स्टडी की। केस स्टडी में आपको क्या बनाना है? प्राइम मिनिस्टर। तो केस स्टडी कुछ इस हिसाब से है कि आप किसी एक देश के प्राइम मिनिस्टर हो, मान लीजिए कंट्री ए है, आप ए कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हो, और जो एक कंट्री है बी, इसका एक प्रेसिडेंट है जो कि हाल फिलहाल में आपके कंट्री में विजिट करने वाला है। तो बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर आप जान रहे हो कि, और इन ये जो दो कंट्रीज़ हैं, कंट्री ए और कंट्री बी, इनके बीच में कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी चल रहे हैं कॉन्टीन्यूसली। अभी एक सिचुएशन आप इसमें समझो कि अभी जो आपकी कंट्री ए है वो कुछ इकोनॉमिक टर्मोइल से गुजर रही है, उसके पास थोड़ी सी कमी है इकोनॉमिक सपोर्ट की, और कंट्री बी अपने अराइवल से पहले इस बात का अनाउंसमेंट कर देता है मीडिया में कि वी हैव अ बेटर प्लानिंग फॉर द इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री ए, कि वो कंट्री ए में एक अच्छे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को लेके आएगा। अब आप एज ए प्राइम मिनिस्टर इस प्रेसिडेंट को कैसे ट्रीट करोगे, ये बताने से पहले एक और डायलेमा जो आपके यहाँ पर आता है वो ये आता है कि जैसे ही मान लीजिए कल ये प्रेसिडेंट आने वाले थे, और आज सुबह सुबह क्या हुआ कि ये जो बॉर्डर था आपका, इस बॉर्डर पे कंट्री बी के द्वारा कुछ एक्शंस लिए गए, जिससे कि कंट्री ए जो आपकी कंट्री है उसके 5 सोल्जर्स जो है वो मारे गए इन्हीं बॉर्डर डिस्प्यूट के चलते। और इसको मीडिया ने खूब ज़्यादा हाईलाइट भी कर दिया है, और पूरा नेशन जो है वो उबल रहा है कि कल इसी देश के प्रेसिडेंट आने वाले हैं, और उसी देश के सोल्जर्स ने जो है वो हमारे 5 सोल्जर्स को मार डाला है, और वो भी बिना किसी एक रीज़न पे। तो अभी आपके पास एथिकल डायलेमा ये आता है कि क्वेश्चन मैं पूछता हूँ सबसे पहले कि अभी आप क्या करोगे कि ये जो प्रेसिडेंट है उनको बिल्कुल से अवॉइड कर दोगे और अपनी मीटिंग कैंसिल कर दोगे, क्योंकि आपका नेशनल इंटरेस्ट आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। दूसरा ये कि आप मतलब या तो ये करोगे, या फिर आप जो भी प्रोसेस इख्तियार करते हो, जो भी अप्लाई करते हो, वो क्या स्टेप्स होंगे उनको आपको बताना है सबसे पहले। तो जब आपकी कंट्री ऐसे प्रोटेस्ट का कुछ सिंबल दिखा रही है आपको, या तो ऐसे इंसिडेंट्स होने वाले हैं, आपको पता है जैसे प्रेसिडेंट आएंगे तो कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हमारे कंट्रीज़ में होंगे, तो आपको इसको भी रोकना है। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में आप क्या करेंगे, यही क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। तो इसमें सबसे पहले अगर बात की जाए, देखा जाए कि एथिकल डायलेमा क्या क्या है, तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशंस के बेसिस पे कुछ एथिकल कंसर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। आपकी मोरालिटी की बात हो रही है और आपकी एथिकल गवर्नेंस की बात हो रही है कि आप किस हिसाब से इन सारी चीज़ों को मैनेज करते हो। तो इन्हीं के बेसिस पे आप आंसर दोगे और बताओगे। देखो सिचुएशन तो आपको मैंने पहले समझा दी। आप समझाओगे कि देखो जो प्रॉब्लम है वो डिप्लोमेसी और नेशनल इंटरेस्ट, ये दो चीज़ें होती हैं। ये दो ऐसे व्हील्स हैं जो कि हमारे कंट्री के जो गाड़ी है उनके बहुत अच्छे से ये लोग चलाते हैं। तो आपको डेमोक्रेसी मैं कह रहा हूँ, डिप्लोमेसी भी बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है, मतलब डिप्लोमेटिक होकर अपने रीजंस को सामने रखना है, और आपका नेशन इंटरेस्ट भी कहीं पर भी उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो आप क्या करोगे कि आप अपनी वैगन को, जो कि इन्हीं दो व्हील्स के ऊपर चलती हैं, उनको कैसे चलाओगे। यहाँ पर पीएम जो है वो कंट्री बी के प्रेसिडेंट से अगर मीटिंग कैंसिल कर देता है तो इसका क्या मतलब है कि वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी खो रहा है जिससे कि वो लॉन्ग टर्म में अपने बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व कर पाए। अच्छा, ये भी बोला गया था उसमें केस स्टडी में कि वो जो भी प्रेसिडेंट आ रहे हैं वो बॉर्डर डिस्प्यूट से भी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उन पर भी बात करेंगे।
दूसरा, अगर आप उनको मना कर देते हो तो आपकी कंट्री में जो कि अभी इन्वेस्टमेंट की इश्यूज़ चल रहे हैं, इकोनॉमिक टर्मोइल चल रहा है, उसको आप बूस्ट करने के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में वो कंट्री बी आपके लिए जो भी फ़ायदे लेके आने वाला था उसको भी आप खो दोगे। फिर दूसरे तरफ अगर आप ये कहते हो कि ठीक है मैं प्रेसिडेंट को अटेंड करूंगा बहुत अच्छे तरीके से और जो भी बात होती है उसको करूंगा, तो आपके पास ये भी प्रॉब्लम है कि आपको फिर एक क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ेगा कि आपके कंट्री के 5 सोल्जर्स मारे गए हैं इसी कंट्री और आप इस कंट्री के प्रेसिडेंट का तहे दिल से स्वागत कर रहे हो। दूसरी बात ये कि आपके पॉलिटिकल कैरियर में जो भी फ्यूचर में आपका पॉलिटिकल कैरियर है उस पर भी एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि आपने गलत स्टेप उठाया था उस टाइम पे। और जो भी एक नेशनल प्राइड होता है ना कि हमारे देश का नुकसान हुआ है फिर भी आप उनके प्रेसिडेंट को कैसे इज्जत दे सकते हो, तो ये एक नेशनल प्राइड की बात होती है, इससे भी आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। तो अब इन सारे सर्कमस्टेंसेस में तो आप जो भी स्टेप्स उठाते हो वो कैसे उठाओगे, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। सबसे पहला स्टेप आप ऐसा करो कि आप तुरंत ही जितने भी कंट्री, कितने भी नहीं मतलब बी कंट्री का जो भी एम्बेसडर है उसको तुरंत ही समन करो, और समन करने के बाद आप उससे क्लैरिफिकेशन मांगो कि जो वहाँ के प्रेसिडेंट है उनका क्या स्टैंड है इस हमले पे। फिर उसके बाद आप उनको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन के साथ अपने कंट्री के बेसिस पे ये बताओ कि देखो ऐसी ऐसी बात हमारे कंट्री में चल रही है, उनसे क्लियर वॉइस मिलनी चाहिए कि आखिर उसके पीछे क्या रीज़न है। इससे ये पता चलेगा कि आप उनको इस तरीके से नहीं ट्रीट कर रहे हो कि आप बिल्कुल गिरे हुए हो कि आप वो आओ हमारे लिए इन्वेस्टमेंट लेके आओ, और ऐसा कुछ नहीं। आप बिल्कुल स्ट्रिक्ट मतलब एक्शन ले रहे हो कि जो भी सामने का कंट्री बी है वो इस बात को समझे कि जो भी प्रॉब्लम है वो इतना ईजिली सॉल्वेबल नहीं है। दूसरा स्टेप ये लो आप कि आप तुरंत के तुरंत जितने भी सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको एक मीटिंग के लिए बुलाओ, और जितने भी आपके इंटेलिजेंस गैदरर्स हैं या तो सिक्योरिटी चीफ हैं इन सब को बुला के लाओ और इन सब की एक मीटिंग कराओ। क्योंकि आप ये समझो आप अपने लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को कभी भी दाव पे नहीं लगाओगे इस टाइम पे, क्योंकि अगर आप एज ए पीएम केवल सोलली यूनिलेटरल डिसीजंस लेते हो तो वो कहीं ना कहीं अनवायबल होगा। लेकिन अगर आप सब मिल के कि सीनियर ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, सिक्योरिटी चीफ है, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं, और इन सब के ऊपर जो भी आर्मी पर्सनल्स हैं उनके साथ भी अगर आप एक अच्छे तरीके से मीटिंग करने के बाद एक निष्कर्ष पे आते हो तो ये पूरे देश के लिए बहुत ही सही डिसीजन होगा। तीसरा स्टेप आप ये करो कि जितना भी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी होता है उसमें क्या होता है ना कि प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा मांगता है, तो आपको हाई डिग्री ऑफ प्रोफेशनलिज्म शो करना पड़ेगा। इसीलिए आप कैंसिल नहीं करोगे उनकी मीटिंग को, और जब भी वो आते हैं तो अपने लॉन्ग टर्म विजन को देखते हुए आप उनको बहुत ही अच्छे तरीके से वेलकम करते हो, और जो भी आप पब्लिक मनी उनके स्वागत पे यूटिलाइज़ किए हो वो सब भी आप बर्बाद नहीं करना चाहोगे। तो इसीलिए आप ये मीटिंग तो कैंसिल नहीं कर सकते हो किसी भी हालत में। आप प्रोफेशनलिज्म दिखाओ, प्रोफेशनलिज्म दिखाते हुए आप ऐसा करो चौथे स्टेप में कि आप उनको मोस्ट कॉर्डियल तरीके से वेलकम करो। लेकिन साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रहे कि जब भी उनसे बातचीत हो तो सबसे पहला मुद्दा इसी बात पर हो कि जो भी आपका बॉर्डर पे अभी जो भी हरकत हुई है इसके पीछे क्या रीज़न्स है, और फ्यूचर में ऐसी चीज़ें ना हो। साथ ही साथ आप बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से उनसे पूरा डिस्कस करो इन सारी बातों को, और अपने जो भी इंसिडेंट्स या फिर जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसको बिल्कुल स्ट्रांगली फर्म तरीके से आप उसको उनके सामने रखो और उनसे डिस्कस करो। साथ ही साथ आप अपने मीडिया में भी उनके आने से पहले ही एक बात का ये ध्यान दे दो कि मीडिया को आप अनाउंस कर दो कि देखो ये जो भी बातें हुई हैं ये अगर हम डिप्लोमेटिक तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये पूरे कंट्री के लिए फ़ायदेमंद होगी। इसको रिटेलिएटरी मेजर्स के बेसिस पे नहीं सॉल्व किया जा सकता कि अगर आप लोग दंगे फसाद करते हो तो हो सकता है कि रिलेशंस और बिगड़ जाएं। इससे अच्छा है कि हमें डिप्लोमेटिक तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने दो। हम आपके लिए ही काम करते हैं और आपके चलते जो भी मतलब आपके लिए जो भी काम हम कर पाएंगे वो सब के सब हम काम करते रहेंगे। तो इसके चलते क्या होगा कि मीडिया के थ्रू सारे पब्लिक्स को ये इस बात का नॉलेज रहेगा कि आप कोई भी गलत काम नहीं करने जा रहे हो। अगर आप इनसे मिल भी रहे हो तब भी आपको क्रिटिसाइज़ नहीं किया जाएगा, और सबसे पहले आप मीडिया में भी बता सकते हो कि सबसे पहले हम इन बातों पे चर्चा करेंगे और बिना इनके आंसर के आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ऐसे सिचुएशंस को आप इस तरीके से हैंडल कर सकते हो। ये केस स्टडी थी हमारी इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड। अभी जो हम दूसरा हमारा टॉपिक रहेगा वो है एक सिविल सर्वेंट जो कि डॉक्टर अमरजीत सिंह हैं। अमरजीत सिंह ये 1982 के गुजरात कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं। ये हाल फिलहाल में अभी गुजरात रेरा के चेयरमैन हैं, रियल इस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी
गुजरात रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी के चेयरमैन है अभी 2018 में ही इनको ये चेयरमैन बनाया गया इसका। हालांकि अब ये रिटायर हो चुके हैं, 82 बैच के हैं क्योंकि। तो इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट काम था वो था सेफ मदरहुड एंड चाइल्ड सर्वाइवल प्रोग्राम पे। क्या था, फिर से बोल देता हूँ, ये था आपका सेफ मदरहुड एंड चाइल्ड सर्वाइवल प्रोग्राम। अब इसके चलते इन्होंने किया क्या, आपको पता है कि हमारे देश में जो है वो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और लगभग उस टाइम पे 350 से 400 पर लाख चाइल्ड बर्थ पे इतनी माएँ जो थी वो उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो इनके सामने बहुत ही बड़ा चैलेंज था गुजरात जैसे जगह पे कि आखिरकार इसके पीछे रीज़न क्या होते हैं। तो इन्होंने रीज़न खोजना स्टार्ट किया। इनको रीज़न मिले कि 2 रीज़न से बेसिकली। सबसे पहले कि कुछ अनट्रेंड पर्सन है जो कि डिलीवरी में इन्वॉल्व रहते हैं, और दूसरा अनहाइजीनिक कंडीशन में डिलीवरी की जाती है। तो इन 2 चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने कुछ पहल उठाया। इस पहल का इन्होंने नाम दिया चिरंजीवी योजना। चिरंजीवी योजना से फेमस ये जो भी कार्य था, इसमें क्या किया गया कि उस टाइम पे ये जो डॉक्टर अमरजीत सिंह हैं वो थे हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज के कमिश्नर थे ये। तो उस टाइम पे इन्होंने बोला, और भी लोगों को मिलाया इसमें, और उन्होंने बोला कि हम क्या करते हैं कि जो भी प्राइवेट कंपनीज़ को भी इनरोल करते हैं इसमें, और उनको ये इंश्योर करते हैं कि जो भी डिलीवरी वो करेंगे, जो भी BPL लोग होंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन के जो भी लोग होंगे, उनके लिए जितना भी कॉस्ट होता है वो सब सरकार उनको इकट्ठे दे दिया करेगी। वो भी प्रीपेड होगा उनके लिए, उनको पहले से ही पैसे दे रखेगी। और जो भी BPL फैमिलीज डिलीवरी के लिए आते हैं उनके लिए ये सारी बातें इंश्योर की जाएगी। और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे उनमें भी जितनी भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो पाती थी, मतलब जितना भी एलोकेशन उनको मिलता था, उसका भी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन आज तक होता नहीं था। तो उसके लिए भी उन्होंने बेहद अच्छे तरीके से काम किया। फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी सारी फैसिलिटीज़ उन्होंने प्रोवाइड करा दी। फिर इसके बाद जब ये हो गया कि मतलब कि वो पब्लिक या प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी किसी में भी अगर BPL फैमिलीज डिलीवरी के लिए जाता है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी करा सकता है। केवल इतना ही नहीं, साथ ही साथ उन्होंने जो भी उनके साथ जो भी एक पर्सन एक कंपनी करता है उनको उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए या फिर उनके खाने पीने के लिए जो भी इंसेंटिव्स होता है वो सब भी ये गवर्नमेंट प्रोवाइड कराता था। तो इसके चलते ही देखा गया कि मैटरनल हेल्थ केयर जो था वो काफ़ी अच्छे तरीके से इम्प्रूव हो गया। और ये कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस थे जो कि स्किल्ड ऑब्स्टेट्रिक केयर जो कि फैमिलीज़ को दिया था। ऑब्स्टेट्रिक केयर मतलब होता है कि ऐसा मैनेजमेंट केयर करने का जो कि नॉर्मल या कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी का सिचुएशन हो या डिलीवरी का या तो पोस्ट पार्टम पीरियड के लिए जो भी ये सारे काम होते हैं उनमें एक अच्छे तरीके से मैनेजमेंट के द्वारा ये सारे काम परफॉर्म किए जाएँ। तो ये ऑब्स्टेट्रिक केयर की बात करते थे, और वो भी स्किल्ड प्रोफेशनल्स के द्वारा। तो इस हिसाब से उन्होंने अपने अंदर सेफ मदरहुड एंड चाइल्ड सर्वाइवल प्रोग्राम को बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया पूरे गुजरात में। और इवन गुजरात के बाहर भी बहुत सारे स्टेट्स ने इनको अपने स्टेट में इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला। तो ये इनकी एक कहानी है जो कि हम इनसे कुछ सीख सकते हैं और समझ सकते हैं कि देखिए, आपको एक बात कॉमन मिलेगा हमेशा कि जो भी इंसान महान काम करता है वो कभी भी एक्स्ट्रा खर्चे नहीं बढ़ाता है। वो जितने भी खर्चे होते हैं ना उस डिपार्टमेंट, उसी खर्चे के अंदर ही वो सारा काम कर लेता है और उसको बस अच्छे तरीके से बस उसको सही जगह पे लगा लेता है। तो इसके चलते क्या होता है, वो काम अपने आप में अच्छा हो जाता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को आप सीखिए और अपने चिरंजीवी योजना जैसे इन सब की बातें आप अपने आंसर में भी इसको आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही था। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कोई भी क्वेरी आपकी बच जाती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए, मैं आपको वहाँ पर आंसर करूँगा। और इतने आराम से सुनने के लिए, शांति और ध्यानपूर्वक इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।